Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. Today we are going to study the topic for 12th Commerce Secretarial Practice, that is retained earnings. ठीक है. Before going to understand the meaning of retained earnings, students, I would like to tell you कि as per the reduction, 25% जो reduction हुआ है syllabus में, थोड़े बहुत topics है, maybe retained earnings, I think so. Yes, it is one of the part where they have just skipped it. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आगे चलकर आपको ये पढ़ना ही है, इसके बारे में जानना है, और ये जो रिडक्शन है दिस इज ओनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर एंड दिस टॉपिक्स आर देयर फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो. तो सेल्फ स्टडी ही सही हम इन टॉपिक्स को जान लेते हैं, बिकॉज tomorrow you are going to answer different competitive exams, maybe related टॉपिक्स या कहीं पर भी ये आपको यूज हो सकता है. सो आई फील दैट आई एम जस्ट गोइंग विद द सिलेबस, irrespective it is there in the syllabus or not. Yes, it is there in the syllabus, but as part of self study मतलब you should be aware about it, है ना. और इवेल्युएशन के टाइम पे ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आई फील दैट एज अ स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर अबाउट सर्टन टॉपिक्स. ठीक है, फिर भी दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली. इसके ऊपर हम बात करते हैं एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल अंडरस्टैंड कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो असाइड रखती है वो क्या करती है, उसका क्या फायदा होता है, रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए. तो बहुत सारे सवाल है विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिटेन्ड अर्निंग्स हियर. नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशंस इन अर्निंग्स. ऑब्वियस है ना, कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो फिक्स्ड प्रॉफिट थोड़ी ना करती है, कभी ज्यादा करती है कभी कम करती है, राइट. बट इट इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग, इट इज अ वेरी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट. सही है ना. और ये हर कंपनी करती है कि जब भी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो साइड में रखती है या एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स रखती है, सो दैट टुमारो दे कैन यूज इट. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द रिटेन अर्निंग्स. कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स. तो सारा जो प्रॉफिट है वो पूरा शेयर होल्डर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है. पार्ट ऑफ दैट रिटेन्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. ये ध्यान में रखना है आपको, अंडरलाइन कर लो, रिजर्व फंड. सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. सो व्हाट इज दिस रिजर्व फंड्स? These reserves are retained earnings of the company. मतलब उन्होंने जो साइड में रखा हुआ है फ्यूचर पर्पस के लिए, तो उसको हम retained earnings बोलते हैं. एंड the sum of total of retained earnings gets accumulated over the years. Obviously है ना, every year जितना भी प्रॉफिट आता है आप साइड में रख देते हो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. ठीक है, सो ये रिजर्व फंड जो रखते रखते एक्यूमुलेट हो जाता है और बहुत ज्यादा ही हो जाता है, बिकॉज यू आर एक्यूमुलेटिंग इट फॉर ओवर द ईयर्स, मे बी मोर ईयर्स, है ना. ये जो प्रॉफिट जो कंपनी करती है, जो एक्यूमुलेट हुआ रखा पड़ा हुआ है, जो साइड में रखा है, रिजर्व फंड के तरह से रखा गया है, इस अमाउंट को, इस प्रॉफिट्स को कंपनी क्या करती है, री इन्वेस्ट करती है in the business rather than distributed as dividend. They don't distribute fully to the shareholders dividend के तौर पर, but they will reinvest in the business. That's how they want to grow their business ना. तो वो अपने बिजनेस में ही वो accumulated profit reinvest करती है. तो बेसिकली आप रिटेन अर्निंग्स क्या बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस. तो आप एक्यूमुलेट करते हो जो भी कंपनी का, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बिजनेस फर्म का जो प्रॉफिट्स आता है, और उसको यूज करते हो अपने बिजनेस में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना. अगर सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे तो यू आर अवेयर दैट द कंपनी मेक्स नेट प्रॉफिट. दिस नेट प्रॉफिट मतलब अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड, वो कंपनी अपने पास रखती है साइड में इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. ये ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, राइट. लेकिन इस रिजर्व फंड का कंपनी करती भी तो है क्या. What does the company do? Company converts its reserves into bonus share capital and capitalize its profit. तो very you can say intellectual decision. I'm sorry, very intelligent decision you can say. कंपनी क्या करते हैं, अपने जो रिजर्व है, रिजर्व फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है
उस रिजर्व्स को वो दे कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड देन कैपिटलाइज, मतलब वो बोनस शेयर शेयर होल्डर्स को देकर उसके ऊपर पैसे ले लेती है, मतलब इट इज कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट. This capitalization of profit by issue of bonus shares is known as plowing back of profit or self financing. ये जो रिजर्व फंड है या ये जो रिजर्व्स है जो कंपनी कन्वर्ट करती है बोनस शेयर कैपिटल में, इसको वो शेयर होल्डर्स को देती है और उनसे पैसे ले लेती है. तो इस ये जो प्रोसेस है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का जो प्रोसेस है बाय इशूइंग द बोनस शेयर्स, उनको बोनस शेयर देना पड़ेगा ना, बिकॉज यू ऑलरेडी कन्वर्टिंग द रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर. सो दिस is known as plowing back of profits और self financing. अपने खुद के कंपनी के लिए खुद के रिजर्व को बोनस शेयर में कन्वर्ट करके उसको शेयर होल्डर्स को दे के जो पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और सेल्फ फाइनेंसिंग. राइट, ये सबको पता है कि बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स. दिस इज ऑल्सो क्लियर कि बोनस शेयर्स पहले किसको दिया जाता है, इट इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है रिटेन अर्निंग्स का जो भी बोनस शेयर्स है, बिकॉज दे आर द क्रेडिट वर्दी पीपल है ना, दे आर देयर विद द कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रेफरेंस मीन्स फर्स्टली इट इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, नेक्स्ट, the management can convert retained earnings into permanent share capital by issuing bonus shares. See, I was telling you about कि अभी ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो फ्री में दिया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट चाहे तो ये किसी और शेयर होल्डर को देते हैं, ऑब्वियसली पैसे तो लेंगे ना उनसे. तो मैनेजमेंट इस रिटेन अर्निंग को क्या करती है, कन्वर्ट करती है इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली बाय इशूइंग व्हाट, बोनस शेयर्स. तो लुक एट द माइंड ऑफ द मैनेजमेंट, जो भी प्रॉफिट्स है उसको फिर से उसको कैपिटलाइज करना, फिर उससे प्रॉफिट्स जमाना या कमाना, यू कैन से, बट बाय विच वे, बाय इशूइंग बोनस शेयर्स. it is an important source of raising long term capital. Obviously, if they want to raise finance they can raise, but again issuing them bonus shares, it is for a longer period of time. एक तो आप बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर देयर टिल द कंपनी एग्जिस्ट ना. So you can say it is one of the simple and cheapest method of raising finance and it is used by established companies. Obvious है ना, जो कंपनी का नाम है, ठीक ठाक प्रॉफिट्स आते हैं, which has some name in the market, they can mostly go for this, and it is also called as internal source of finance. इंटरनली हो रहा है ना, ये किसी दूसरे से तो थोड़े ना आ रहा है, ये अपने खुद की कंपनी का प्रॉफिट है जो रिजर्व फंड में है, जो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी बोनस शेयर्स में और फिर आपने दे दिया है. तो ऑब्वियसली इट इज इंटरनली, सब कुछ जो हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है. Students, there are some determinants of retained earnings also. There are 4 points and they are very important points. The first determinant of retained earnings is total earnings of the company. कंपनी का जो total earning है, total profit है, वो determine करता है retained earnings. ठीक है, obvious है, if there is an ample profit, company can save and retain some part of profit. obvious है ना कि बहुत ज्यादा profit कमाया है तो some part हम side में रख देते हैं. more the earning, the company can save more. ज्यादा, जितना ज्यादा आप अर्निंग करोगे उतना ज्यादा आप सेव कर पाओगे in the form of reserves. Students, this is the next statement which is coming up. It's very important. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. एटीट्यूड जो है, ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे बहुत आते हैं, आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका रिटेन अर्निंग्स जो आता है व्हाट्सएवर, आपका एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, हाउ ही इज गोइंग टू implement it. Attitude of the top management also determines the amount of retained earnings. So that depends on the management. So the first determinant is total earnings of company. ठीक है. Second is taxation policy. Students, taxation policy of the government is also important determinant of corporate savings, है ना. We are aware कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस हैं,
एज फार एज कंपनी के प्रॉफिट्स आर कंसर्न, उनको भी डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज है, ज्यादा टैक्स पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं सेव कर पाएगी, है ना, बिकॉज वट एवर इट इज सेविंग इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, इफ टैक्स इज डिवाइडेड एट हायर रेट्स then the company cannot save more. So this is one of the determinant which is applicable to retain earnings. Taxation policy, गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके रिटेन अर्निंग्स को, ठीक है. डिविडेंड पॉलिसी, स्टूडेंट्स यू आर ऑल अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड. अब डिविडेंड पॉलिसी की एक ऐसी पॉलिसी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, it is a policy of board of directors in regards to distribution of profits. Board of directors decide about the dividend policy. How are you going to distribute the profits? A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit. Conservative मतलब क्या? कॉन्जर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो मैनेजमेंट क्या करता है, अपना पूरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ही it shows less profits, conservative dividend policy is a policy where the management does not distribute the entire profit to the shareholders, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो साइड में रख देते हैं और वहां पर कम दिखाते हैं, कम दिखाना मतलब कंपनी इज मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बट यू आर शोइंग इट लेस, और इसका असर सीधा सीधा किस पर पड़ता है, शेयर होल्डर्स पर पड़ता है, क्योंकि आप कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी तो कर रहे हो, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट कि कितना प्रॉफिट क्या है, आप जो भी प्रॉफिट है उसको आप कम दिखाते हो और कम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो. तो दैट मीन्स यू वांट टू कीप मोर अमाउंट एज रिजर्व्स एंड सरप्लस और एज अ रिजर्व फंड. सो डिविडेंड पॉलिसी ज्यादातर मैनेजमेंट फॉलो कर सकती है, करती भी है, बिकॉज अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, क्यों ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इन देयर ओन बिजनेस, है ना. सो दिस इज व्हाट डिटरमाइंस द रिटेन्ड अर्निंग्स. बट इसका सीधा असर डायरेक्ट शेयर होल्डर्स पे पड़ता है. कंपनी जितना भी दिखाए, जितना भी कम दिखाए, ज्यादा दिखाए, सीधा सीधा असर शेयर होल्डर्स पे पड़ता है. अगर कंपनी अपना प्रॉफिट साइड में रख के इनको कम दिखाती है या देती है तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो कम रेट में मिलेगा, ठीक है. The fourth important determinant of retained earnings is government control. Students, you all are aware that government is a regulatory body of economic system of the country. जो भी होता है कंपनीज के बारे में, उनके प्रॉफिट्स के बारे में, तो गवर्नमेंट हैज सम इंटरवेंशन, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, एंश्योर्स दैट कंपनीज वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन. ऐसा नहीं है कि कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे हैव टू फॉलो. दिस इज फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका जो भी रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना चाहिए. तो कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये भी है, गवर्नमेंट जो बोलती है कि आपने जो डिविडेंड पॉलिसी बनाई है वो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एकदम से लोगों का ज्यादा पैसा लेके रखते हो या ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हो, व्हाटसएवर, बट द गवर्नमेंट intervention is there, and whenever government interference comes into existence, so that means you cannot go out of the box and try to make maximum profits or keep aside maximum profits. So government control is one of the factors which determines the retained earnings. Yes, there are certain rules and regulations which are framed by the government and the companies have to strictly follow it. as basically इस टर्म पे यहाँ पे हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि you have to take all the things into consideration and then only decide about the dividends, ठीक है. Okay students, so this is it in this video. Today we have studied about what do you mean by retained earnings और उनके what are the determinants of retained earnings. Okay, soon I will be coming up with sources of borrowed capital. Till then, just the concepts are quite clear, I guess, children. And if it is so, kindly like, subscribe and share. Till then, thank you so much, students.